गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 का इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5 है अपना, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अब तक हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स के अंदर आपको क्या समझ आया उसका फीडबैक आपने मेरे को देना है। एक दिन मैंने पहले भी आपसे पूछा था, हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं अपने, उनके साथ डिस्कशन है ये कि उन्होंने जो सीखा 4 चैप्टर के अंदर, एक मैंने आपका टेस्ट भी लिया था, उसमें आपने क्या याद किया, क्या समझ में आया, वो आपने डिस्कशन करना है। मेरे से कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, कि भारत का विदेशी व्यापार। ठीक है, भारत का विदेशी व्यापार कैसा। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम कि जो विदेशी व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है। विदेशी व्यापार हम किसे कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स एंड में एक्सीड। डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन जो है निश्चित वस्तुओं का, में एक्सीड वो अधिक हो सकता है देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन, कि हम उतना उत्पादन करते होंगे जितना हमारे यहाँ कंज्यूम होता है, उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, हो सकता है। व्हाट डज ए कंट्री डू विद सरप्लस आउटपुट। एक देश इस अधिक उत्पादन का क्या करता है। इट मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डोमेस्टिक कंजम्पशन। सपोज करिए यहाँ प्रोडक्शन 100 यूनिट का हुआ, हमारे देश में 90 यूनिट का क्या हुआ, कंजम्पशन हो गया, तो इसका मतलब 10 यूनिट क्या हो गई, बच गई अपने पास। इट एक्सपोर्ट्स इट अदर कंट्रीज एंड अर्न्स मनी। तो इसे दूसरे देश को, एक्सपोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स निर्यात करना। हम लोकेलिटी की बात करते हैं तो कोई माल हम बेचते हैं तो उसे बोलते हैं सेल्स हो गया, बेच दिया हमने वो माल। लेकिन जब वही माल हम एक सीमा पार करते हैं, एक सीमा पार हम बेचते हैं, तो उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। मतलब इंडिया से बाहर कोई चीज़ हम बेचेंगे तो उसको सेल्स ना बोल के क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट। और वहां से कोई माल मंगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इम्पोर्ट। तो कह रहा है कि इट एक्सपोर्ट इट अदर कंट्रीज एंड अर्न मनी, पैसा कमाते हैं। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार में प्रत्येक देश, एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स एंड इम्पोर्ट सर्टेन अदर्स, कि कुछ निश्चित वस्तुओं को हम एक्सपोर्ट करते हैं सभी, और कुछ इम्पोर्ट करते हैं। Exports and imports of goods and services cross different countries is called international trade, कि ये जो एक सीमा के बाहर, देश की सीमा के बाहर जो वस्तुओं का आयात निर्यात है, इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते। फिर ये कह रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 4-5, इनको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है, इनका मतलब क्या है। While international trade is based on international specialization, जबकि कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है किसके ऊपर आधारित है, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के आधार पे। और जो ये इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन है, ये किसके ऊपर आधारित है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, तुलनात्मक जो लागत लाभ होते हैं उनके ऊपर, कि यदि हम कंपैरेटिव करें, जो लागत का लाभ होगा, हमें लागत कम आएगी, उसके सिद्धांत पर आधारित होता है ये। ए कंट्री स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड विच इट कैन प्रोड्यूस एट ए कॉस्ट लोअर देन इन अदर कंट्रीज, कि एक देश जो विशिष्ट होता है, विशेषज्ञ होता है उत्पादन में किसी एक वस्तु के में, विच इट कैन प्रोड्यूस एट ए कॉस्ट लोअर देन इन अदर कंट्रीज, तो उस दूसरे देश की तुलना में ये यहाँ सस्ता उसको तैयार, मतलब इजीएस्ट तैयार कर सकते हैं कम कॉस्ट के ऊपर। इंटरनेशनल ट्रेड 10, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए क्या है, फैसिलिटेट्स, मतलब सरल बनाते हैं, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व के साथ निर्यात को हम क्या बनाते हैं, सरल बनाते हैं। ये एट ए प्राइस हायर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, कि घरेलू बाजार में जो अधिक कीमत होती है। एंड इट फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ गुड एट ए प्राइस, घरेलू बाजार से ज्यादा कीमत जहां मिलती है और यहां पर कम मिलेगी उसे। इंपोर्ट ऑफ गुड एट ए प्राइस लोअर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट, कि हम जो वहां से इंपोर्ट करेंगे वो सस्ता आएगा, यहाँ का महंगा होगा। दीज आर द गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये इसके फायदे हैं। ऑल्सो बाय ऑफरिंग ए मच वाइडर साइज ऑफ द मार्केट, मतलब कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट, घरेलू बाजार से तुलना करते समय। इंटरनेशनल ट्रेड एनहेंस, बढ़ाते हैं वो क्या, अपॉर्चुनिटी, अवसरों को, ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके साथ विनियोग के अवसरों को बढ़ाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कहने का मतलब ये हुआ। हायर इन्वेस्टमेंट, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, लीड्स टू हायर जीडीपी ग्रोथ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसको लीड करेगा, हायर जीडीपी ग्रोथ को। 10, इसलिए इट कैन बी सेड दैट, ये कह सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सर्व्स एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ,
तो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो क्या हो गया, ग्रोथ का इंजन हो गया एक प्रकार से। ग्रोथ का मतलब संवृद्धि, बढ़ोतरी, तरक्की, तो उसका क्या हो गया यहाँ पर, ये इंजन हो गया। उसके बाद में है स्टूडेंट्स इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भारत का विदेशी व्यापार आजादी के समय कैसा था। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली फॉर ए ग्लिम्प्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उसके भारत के विदेशी व्यापार आजादी के समय कैसा था, उसके ऊपर ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं 5-7, ये हमने रीड करने हैं। कि इंडियन इकोनॉमी सफर्ड इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम, कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था किससे सफर कर रही थी, किससे परेशान थी, जो एक्सप्लॉयटेशन था ना, शोषण, औपनिवेशिक शोषणात्मक जो नीति थी अंग्रेजों की, उससे। द ब्रिटिश यूज्ड आवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को यूज करते थे, कैसे, एज रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट। अंग्रेजों के जो उनके देशों, मतलब अंग्रेजों के देशों के अंदर जो इंडस्ट्री थी, उद्योग थे, उनके उत्पादन में, ठीक है, कच्चे माल के रूप में हमारे यहाँ के साधनों को प्रयोग करते थे वो। बिसाइड्स ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि कच्चे माल के स्रोत के अलावा भी द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, वाज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड, वो ऐसे भी शोषित की गई थी, कैसे, एज ए मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स, कि जो ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुएं थी ना, उनके बाजार के लिए भी भारत की अर्थव्यवस्था को चुना गया था। सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का निर्यात हम करते थे इंडिया से, गेव सम impacts to the volume of its international trade which had significantly declined owing to the decay of Indian handicraft। भारतीय हस्तशिल्प कला का जो पतन का कारण था ना, उसका कारण भी यही रहा था, ठीक है, हमने कच्चा माल वहां सप्लाई कर दिया, सारा का सारा वहां एक्सपोर्ट कर दिया, ये कारण भी रहा था कि हमारा जो भारतीय हस्तशिल्प कला थी ना, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, उसका भी पतन इसी के कारण हुआ था। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय, और बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष कैसा था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, व्यापार शेष वाज फेवरेबल, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा होते थे और इंपोर्ट कम होते थे, मतलब हमारे पक्ष की स्थिति थी, कहने का मतलब ये हुआ। इन 1946-47 एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट की अधिकता कितनी थी, एज ए 31 करोड़ रुपीज, एस्टिमेटेड था 31 करोड़। दो इन 1947-48 47-48 में क्या हो गया, ये सिकुड़कर 14 करोड़ हो गया आजादी के बाद, ठीक है, ये आजादी के समय की बात है। मतलब एज रिगार्ड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार की दिशा के संबंध में, इट वाज लार्जली कन्फाइंड टू ब्रिटेन, मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड था, कन्फाइंड का मतलब प्रतिबंधित था ब्रिटेन तक ही, सिंपली बिकॉज, साधारण शब्दों में बोल सकते हैं, द ब्रिटिश रूलर्स एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी, अंग्रेजी शासकों ने शोषण किया भारतीय अर्थव्यवस्था का, एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के स्रोत के रूप में, एंड एज ए मार्केट फॉर देयर एक्सपोर्ट्स। कहने का मतलब वो अंग्रेज अपने वहां अंग्रेज देश के अंदर जो माल तैयार करते थे, उसके लिए मार्केट के लिए तो इंडिया को लेते थे, और वो कच्चे माल के लिए ये इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे। The composition of trade indicated backwardness of the economy, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी, एज आवर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड लार्जली ऑफ रॉ मटेरियल while our imports included largely of finished goods। तैयार माल के का हम आयात करते थे और कच्चे माल का हम निर्यात करते थे। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की क्या था, पिछड़ेपन की निशानी थी। कहने का मतलब स्टूडेंट्स अब ये तीन शब्द निकल के आएंगे अपने पास। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय, वॉल्यूम, कंपोजिशन, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, इन्हीं के ऊपर अगला एक क्वेश्चन बनेगा हमारा कि इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद में भारत का विदेशी व्यापार कैसा था। इन्हीं तीन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना है हमने, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वॉल्यूम का मतलब एक प्रकार से मात्रा, यहाँ पर वाज मॉडरेट, मतलब 100 थी वो, ना ज्यादा ना कम। Owing to the decay of Indian handicrafts, भारतीय हस्तशिल्प कला का पतन के कारण भी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम,
अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प कला का भी पतन हुआ। हाउ एवर द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज सरप्लस, लेकिन कह रहा है कि फिर भी व्यापार शेष कैसा था हमारा, सरप्लस था, मतलब हमारे पक्ष में था कि एक्सपोर्ट ज्यादा थे, हमारे इंपोर्ट कम थे। द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिकेटेड बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का के पिछड़ेपन को संकेत करते था हमारा क्या, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, व्यापार की जो बनावट थी ना हमारी वो। एज एक्सपोर्ट्स कंप्राइज्ड लार्जली ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट होता था वहां के तैयार माल का। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड, व्यापार की दिशा जो है वो प्रतिबंधित थी। लार्जली बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, मतलब भारत और ब्रिटेन के बीच में ही था मैक्सिमम ट्रेड जो था ना वो। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो गया। ये सारी चीजें आपके लिए नई नहीं है, 10th क्लास तक आपने खूब अच्छे से एसएस के अंदर इनका डिस्कस किया है। यहाँ फिर थोड़ा सा इनका रिवीजन टाइप से है, तो बहुत कोई कठिन पॉइंट नहीं है अपने पास, नया पॉइंट नहीं है, बड़े मजे लेकर इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि एज ए हिस्ट्री है ये, मान लीजिए आप क्या है ये, एज ए हिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।